नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी बीए फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अधिकतर विश्वविद्यालयों का पेपर अब की बार ऑब्जेक्टिव होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, चूंकि आज की वीडियो के माध्यम से 100 एमसीक्यू यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को विस्तार से विथ एक्सप्लेनेशन आपको समझाने का प्रयास सरल भाषा में करूंगा, जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन से 2024-25 का पेपर है, 26-27 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जियोग्राफी के फोर्थ सेमेस्टर में यानी चौथे सेमेस्टर में जब आप रहते हैं और जियोग्राफी सब्जेक्ट होता है तो आपको इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना होता है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर अधिकतर विश्वविद्यालय का होगा, ठीक है। जैसे आपकी बार राम मनोहर लोहिया वाले भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, डीडीयू वाले हो सकता है आपकी बार लिखित करवाएं, लेकिन ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो यही चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा डीडीयू में हो सकता है कि ये सिलेबस थोड़ा सा थर्ड सेमेस्टर में दे दिया गया था, तो अब की बार दूसरा सिलेबस कर दिया जाए, तो उसको लेकर के मैं बताऊंगा अलग आपको, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है आपको। इसके अलावा आपके लिए और भी तमाम प्रकार के लेक्चर्स मैं लाने का प्रयास करता रहूंगा, सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। एक हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उस चैनल पर आपने देखा होगा कई सारे लेक्चर्स मैंने दे लिए हैं, तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं के लिए तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और पूरा पेपर सॉल्व वहाँ पर आपको मिलता रहता है। तो ऐसे 3-4 पेपर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा और उससे बाहर कुछ भी परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है। तो टॉप 100 एमसीक्यूज हैं ये, इनको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा एक एक प्रश्नों को बारीकी के साथ समझाते हुए। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार योगदान देना है और बढ़ाता है किसको? अच्छा, ये आपका एमजी पैरू बरेली रोहिलखंड मासा कुंभरी सहारनपुर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, महाराजा सोहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 100 एमसीक्यूज हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पहला का, इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीब्यूशन एंड बूस्ट अप, अंतरराष्ट्रीय व्यापार योगदान देता है और बढ़ाता है किसको? अर्थव्यवस्था को। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, सेवाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है, उसी को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था जो होती है किसी भी देश की एक इंजन के रूप में होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, जिनेवा दौर किस वर्ष हुआ था? जिनेवा दौर, जिनेवा राउंड जिसको आप कहते हैं, 1947 1947 को हुआ था ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। दुनिया भर में व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए स्थापना की गई थी किसकी? GATT यानी गैट की, ठीक है। GATT यानी गैट बोलते हैं इसी को, ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी स्थापना करी गई। इसका सबसे पहला दौर था 1947 ईस्वी में। जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहीं पर एक प्रकार से ये जिनेवा दौर किया गया था, इसीलिए इसको जिनेवा दौर कहा जाता है। तो ये खास करके गैट की स्थापना के लिए किया गया था। इसमें 23 देश कुल मिलाकर के शामिल हुए थे, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य था सीमा शुल्क जो टैरिफ लगती है एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार करने के लिए जाओ तो उसको एक प्रकार से कम किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगम हो। और यही गैट आगे चल करके बाद में गैट यही जो 1947 में जो बना था, बाद में चल करके 1995 का समय आता है, इसी गैट का नाम बदल करके WTO कर दिया था। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में होती है, इसी गैट का नाम बदल करके WTO कर दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, कमिटी ऑफ WTO, विश्व व्यापार संगठन की समिति। विश्व व्यापार संगठन की समिति की अगर बात की तो व्यापार और पर्यावरण, व्यापार और विकास दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। WTO जो होता है केवल व्यापार के नियम ही नहीं बनाता, बल्कि विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर काम करने के लिए भी एक प्रकार से समितियां बनाता है। जैसे कि व्यापार और पर्यावरण समिति की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से सुनिश्चित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सतत विकास, उसकी अवधारणा का पालन किया जाए। व्यापार और विकास की बात की है तो ये करता है, ये एक ऐसी समिति है जो विकासशील और गरीब देशों की मदद करती है ताकि वे वैश्विक व्यापार में, ठीक है, वैश्विक व्यापार का लाभ उठा पाएं और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर पाएं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न WTO का सकारात्मक प्रभाव क्या है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सॉरी विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। WHO को विश्व हेल्थ मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जबकि WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन।
ये एक प्रकार से इसका प्रभाव ये पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा मिला है, इससे आर्थिक विकास के स्तर को बढ़ाया गया है और प्रणाली सुशासन को प्रोत्साहित किया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है, सार्क का पूरा नाम क्या है? बताएं, सार्क का पूरा नाम क्या है बेटा? सार्क को एक प्रकार से अगर देखेंगे तो हिंदी में दक्षेस कहा जाता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? इसकी स्थापना हुई थी सार्क की 8 दिसंबर की डेट को, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना करी गई थी। इसमें जब इसकी स्थापना की गई थी 8 देश को मिलाकर के शामिल थे। ठीक है, 8 देशों में अपना भारत नंबर 1 पर है। ठीक है, भारत हो गया, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 देश जो है इसमें शामिल हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये 8 देश जो है मिलकर के क्या करते हैं? आर्थिक वृद्धि और तेजी लाते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग करते हैं एक दूसरे का और अच्छे तरीके से जो है बढ़िया तरीके से सभी का आर्थिक जीवन रहे, सांस्कृतिक जीवन रहे, इसके लिए काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा देश हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा देश हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है? इनमें से बताने का प्रयास करेंगे। तो ट्रेड पार्टनर इनमें से कौन सा बना हुआ देश? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। ट्रेड पार्टनर जो बना हुआ है हाल ही के वर्षों में, तो यूएसए बना हुआ है, यूएसए। लेकिन अभी फिलहाल ट्रंप जो है वो एकदम से लगता है कि वो अब तो 18% आपका टैरिफ आ गई है, लेकिन पहले 50% टैरिफ जो है बढ़ा दिया था। तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर के उभरा है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन संघ बृहत ग्लोबीय व्यापार ब्लॉक नहीं है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संघ बृहत ग्लोबीय ब्लॉक नहीं है। नाटो जो है ये एक प्रकार से नहीं है। ठीक है, नाटो एक सैन्य गठबंधन होता है, ना कि व्यापार को लेकर के है। बाकी आसियान, ब्रिक्स और ईयू ये सब व्यापारिक संगठन होते हैं और आर्थिक ब्लॉक होते हैं। जबकि जो ये है नाटो जो है एक सैन्य संगठन होता है। अगर नाटो के किसी देश पर कोई भी देश हमला करता है तो नाटो के सारे देश मिलकर के उसका विरोध करते हैं। जैसे नाटो का सदस्य अमेरिका भी है और यूक्रेन भी है। अब रसिया जो है वो एक प्रकार से वार्सा पैक्ट से रिलेटेड है। तो रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, यानी अमेरिका पर सीधे आक्रमण हो गया, यानी अमेरिका भी अब यूक्रेन की मदद करेगा। क्लियर? ये चीजें इसमें ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से होता है। नाटो एक सैन्य संगठन है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आप देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक निर्यात प्रक्रिया का क्षेत्र या उदाहरण है? निर्यात प्रक्रिया का क्षेत्र, निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र का उदाहरण है। तो नोएडा जो होता है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोएडा SEZ, यस मतलब क्या होता है? यस माने होता है बेटा, यस माने स्पेशल, ई माने इकोनॉमिक, जे माने जोन, यानी कि एक विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है नोएडा को। तो उसमें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक प्रमुख केंद्र है नोएडा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। चतुर्थ अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? चतुर्थ अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो सॉफ्टवेयर विकास एवं शोध, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड रिसर्च जो रहा है ये चौथे अर्थव्यवस्था का जो है रहा है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, ठीक है, और विकास, ये सब आपके देखते हैं जो है चौथी अर्थव्यवस्था में आते हैं। पहली अर्थव्यवस्था में कृषि वगैरह आता है, दूसरी में वस्त्र निर्माण वगैरह आ जाता है, तीसरी में परिवहन और ये संचार व्यवस्था आ जाती है। ठीक है, चौथे में रिसर्च वगैरह आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका में महत्वपूर्ण है। ग्रेट लेक्स जो है अमेरिका में महत्वपूर्ण है। उद्योग और जल जहाज रानी हेतु, जहाज रानी और उद्योग के लिए बहुत जरूरी, शिपिंग के लिए, यानी कि जो ग्रेट लेक है यानी कि जो झील है, ठीक है, यह क्षेत्र अपने विशाल जलमार्गों के कारण से परिवहन और भारी उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको PDF प्राप्त करनी है हमारे या कोर्स में ज्वाइन होना है तो मात्र 100 रुपये फीस लगती है कोर्स में जुड़ने के लिए, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की PDF मिलती है विथ आंसर सीट। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, आपको सीरीज या किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी सब्जेक्ट की, मेजर माइनर को करिकुलर सभी का आपको SMS करना है 9984 039 139। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर SMS कर देना है। क्या SMS करना है? आपको अपना नाम SMS कर देना है,
अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का कोर्स आपको मात्र 100 रुपये में दिया जाएगा। अब इसमें कोर्स में क्या होगा, पीडीएफ नोट्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर ही अधिकतर मिल जाएंगे, लेकिन जो यूट्यूब पर वीडियोस नहीं आएगी उनका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। यानी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा और आगे की तैयारी के लिए आपके लिए एक सुटेबल तैयार करेगा। ठीक है, एक जबरदस्त तरीके से फाउंडेशन बनाएगा। 99 84 039 139 पर जैसे आप एसएमएस करेंगे तुरंत आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर मात्र आपको 100 रुपये फीस जमा करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजना है। जैसे आप फीस जमा करेंगे तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। वहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलता रहेगा। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ नोट्स आपका ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज टाइप भी होगा। एमसीक्यू 4 से 5 प्रैक्टिस सेट के मैं दे दूंगा। इसके साथ ही साथ में आपका लिखने वाला यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय अगर आपका पेपर होता तो लिखने वाला भी और ऑब्जेक्टिव वाला दोनों टाइप का मैं आपके लिए व्यवस्था करूंगा। तो आपको भटकना नहीं है, ना ही एक प्रकार से किसी टाइप का कोई टेंशन लेना है। शुक्ला एडी पॉइंट आपके साथ बना हुआ है। सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हमसे पढ़ते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर बीए में हैं आप तो शुक्ला एडी पॉइंट चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट है। को करिकुलर मास्टर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर और भी पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, यानी जो जियोग्राफी का और पेपर आएगा वो उसी चैनल पर आपको सॉल्व करवा करके मैं दूंगा। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन मतलब कि 100 रुपये में सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी हम आपसे फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए कुछ रियायत है, कुछ कंसेशन है या कुछ ऑफर वगैरह देते हैं? हाँ भैया, बिल्कुल ऑफर देते हैं। अगर चौथा और पांचवा सेमेस्टर एक साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं, पीडीएफ क्लास और इस सबके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं हमारा, उसमें आपको बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी करवाई जाती है और आपको जानकारी दी जाती है, आपका डाउट्स वगैरह क्लियर किया जाता है। तो फोर्थ और फिफ्थ इन दोनों सेमेस्टर की फीस मात्र और मात्र 150 रुपये, 50 रुपये आपका कम लग जाएगा। यानी अगर 2 सेमेस्टर का एक साथ आप लेते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ का तो आपकी फीस मात्र 150 रुपये जमा होगी और उसमें आपको थर्ड सेमेस्टर का पूरा मिलेगा। और साथ ही साथ में जब आपका यानी एक साल पूरा कोर्स आपका 100 रुपये फीस 150 रुपये फीस में आपका मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा इसमें, को करिकुलर इंक्लूडेड। ठीक है, तो को करिकुलर में आपका जो भी एनालिटिक एबिलिटी हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा हो, अधिकतर विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा होगा तो उसके लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है आपको, किसी प्रकार कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। बहुत ही बारीकी के साथ सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ये बात गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से। अगर आपने 3-4 मॉडल पेपर हमारे देख लिए उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का। जैसे एक सब्जेक्ट की आप सीरीज खरीदोगे उसमें से आए कि ना आए भगवान जाने, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ से आपका 60 रुपये का एक सब्जेक्ट का सीरीज आता है। ठीक है, और आप जब हमसे जुड़ते हैं तो मात्र 100 रुपये में सभी सब्जेक्ट का मिल जाता है। 300-400 रुपये देकर के आप सीरीज खरीदते हैं, अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ जाएंगे तो आपका बड़ा फायदा होगा। ठीक है, और आपके लिए जब इतनी मेहनत मैं करता हूँ, दिन रात आपके लिए पेपर सॉल्व किया जाता है, कहाँ कहाँ से पेपर मैं जाकर के कलेक्ट करता हूँ भगवान जाने, लेकिन इतनी मेहनत आपके लिए अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो अगर आपके लिए इतनी फीस कम रखी गई है तो आप उसको लेकर के तुरंत ज्वाइन कर लें, देर ना करें, क्योंकि बीए के क्षेत्र में इतना जबरदस्त कंटेंट आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न आपका आ चुका 11 नंबर। किस रेलवे लाइन को विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहा जाता है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को कहा जाता है। ये जो है कहाँ पर है बेटा? ये है आपका जो है रूस में है। रूस में मॉस्को और व्लादिवोस्तोक जो है एरिया उसको जोड़ता है। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, रूस सबसे बड़ा देश है इसीलिए वहाँ पर ये रेल मार्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, कितना लंबा है प्रश्न कभी कभी ये भी पूछा जाता है तो समझ लीजिए। रेलवे लाइन जो आपका है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है कितना लंबा है, अगर इसकी दूरी की बात की जाए तो 9,289 किलोमीटर की दूरी है इसकी। इतने दूरी को जोड़ता है ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। रूस को दो भाग, दोनों इलाकों जो रूस का दोनों इलाका है, ठीक है, पश्चिम से पूरा पूरा जोड़ देता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो ये रेल मार्ग जो है किन दो शहरों को जोड़ता है, प्रश्न बन सकता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक इन दोनों शहरों को जोड़ता है। ठीक है, किस देश में स्थित है पूछा जाए तो रसिया में स्थित है यानी रूस में। ठीक, कितना लंबा है पूछा जाए तो 9,289 किलोमीटर लंबा है। अच्छा, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कहाँ पर है? कैनेडियन पैसिफिक यानी कि ये आपका जो है कनाडा प्रशांत रेल मार्ग, ये आपका पड़ेगा कनाडा में। ठीक है, हैलिफैक्स को वैंकूवर से जोड़ता है, ये भी एक प्रकार से लंबा रेल मार्ग है, लेकिन सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर के मध्य एक संक्षिप्त कुंजी मार्ग के रूप में सेवा देता है, बताएं। 12 नंबर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में पनामा नहर जो होती है, पनामा नहर, वो एक प्रकार से संक्षिप्त कुंजी के रूप में काम करती, पनामा कैनल। अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ पनामा शहर का?
प्रश्न आपसे बनेगा तो 1914 में पनामा शहर का निर्माण किया गया था। सुएज नहर जो है किन दो, तो सुएज नहर बड़ी फेमस है, पनामा और सुएज व्यापार की दृष्टि से बड़ी फेमस है। तो सुएज नहर जो होती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि पनामा शहर अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित है पनामा जलडमरू मध्य, उसी को काट करके बनाई गई है। यह जहाजों के लिए दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर यानी केप हॉर्न चक्कर लगाने की आवश्यकता को खत्म कर देती है। ऐसे अमेरिका के एक तट से दूसरे तट पर जाने के लिए यहाँ पर इस नहर के माध्यम से जाया जाता है, बड़ा शहर है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक शहर आपको दिया गया कील नहर। कील नहर किस लिए फेमस है बेटा? कील नहर की अगर बात की जाए तो कील नहर कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है कील नहर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर, ये बात आप ध्यान रखेंगे, व्यापारिक दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि पनामा सबसे इंपॉर्टेंट है, सुएज नहर, पनामा नहर उससे कम इंपॉर्टेंट और कील नहर उससे कम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है सुएज नहर। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, उत्तरी समुद्री मार्ग किस प्रदेश से होकर के गुजरता है? 13 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उत्तरी समुद्री मार्ग नॉर्दर्न सी रूट जो होता है ये आर्कटिक महासागर से होकर के गुजरता है, आर्कटिक महासागर से। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि कौन सा महासागर वर्ष में अधिकांश समय जमा रहता है, तो भी आर्कटिक सागर ही होगा, ये जमा रहता है बर्फ के रूप में। अच्छा, समुद्री मार्ग जो सबसे अधिक व्यापारिक यातायात को संभालता है वो कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग से बहुत अधिक मात्रा में व्यापार होता है, तो ये सागर सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपसे बन सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, ब्लू अर्थव्यवस्था सतत उपयोग को बतलाता है। ब्लू इकोनॉमी ये समुद्री संसाधन को दिखाता है, ब्लू इकोनॉमी को समुद्री संसाधन के रूप में जानते हैं, ठीक है। इस शब्द का उद्देश्य है समुद्र के जो पारिस्थितिकी तंत्र है इकोसिस्टम, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास किया जाए, ठीक है। इसमें खास करके मत्स्य पालन हो गया, समुद्री पर्यटन हो गया, शिपिंग हो गया, गहरे समुद्र में खनन हो गया, समुद्र के अंदर भी माइंस होते हैं, वहाँ पर खुदाई होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। अच्छा, मत्स्य पालन कैसा उद्योग है बेटा? तो ये प्राथमिक गतिविधि का उद्देश्य है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्राथमिक उद्देश्य जैसे मछली पालन करना हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, कृषि करना हो गया, ये पहली श्रेणी का जो है गतिविधि होती है, मतलब प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन से किस प्रदेश को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? फटाफट से आप बताएंगे। पश्चिम बंगाल को, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। वेस्ट बंगाल जो होता है ये एक प्रकार से भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य रहा है, ठीक है। हालांकि कृष्णा गोदावरी का डेल्टा जो आंध्र प्रदेश है उसको ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा राइस बाउल ऑफ इंडिया, तो पश्चिम बंगाल को ही कहा जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपसे प्रश्न पूछे तो पश्चिम बंगाल बता दीजिएगा। अच्छा, चावल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है? तो चिकनी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी जो होती है चावल की कृषि के लिए बहुत बहुत ही जबरदस्त मानी जाती है, बात आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो आप बता दीजिएगा गेहूं और चावल पर पड़ा, ठीक है। सबसे अधिक गेहूं पर, फिर चावल पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं बहुत ही बारीकी के साथ, और मैं एक क्वेश्चन से रिलेट करके कई क्वेश्चन को आपको और बता रहा हूँ, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है बेटा, साफ्टा किस संगठन का एक विस्तारित रूप है? साफ्टा, साफ्टा जो होता है ये एक प्रकार से सार्क का ही एक विस्तारित रूप है, सार्क के विस्तारित रूप को साफ्टा कहा जाता है, ठीक है। साफ्टा का पूरा नाम क्या है? साफ्टा का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? साफ्टा, ठीक है। यस का मतलब क्या होता है बेटा? यस का मतलब आपका होता है साउथ, ए माने होता है एशियन, यप माने होता है आपका फ्री, टी माने ट्रेड, ए माने आपका होता है एरिया, यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया कहा जाता है साफ्टा को। यह समझौता हुआ था 2004 ईस्वी में, ठीक है। 2004 ईस्वी में साफ्टा समझौता होता है। इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर हुआ इस पर। 2006 से ये प्रभावी हुआ, 2006 से ये लागू हो गया, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बीच में जब व्यापार हो तो उसमें टैरिफ ना लगे। जैसे 50% टैरिफ अभी ट्रंप ने ठोक दिया था, ऐसी कोई टैरिफ ना लगे जब भी जो है साफ्टा यानी कि जो हमारे दक्षिण एशिया के देश हैं वो जब भी व्यापार करें तो वो एक प्रकार से उसमें क्या हो, उसमें व्यापार ना, मतलब व्यापार करने में कोई टैरिफ ना लगे, कोई एक प्रकार से सरकार को टैक्स ना देना पड़े, कोई टैरिफ ना लगे, ठीक है। वो जाकर के मुक्त होकर के व्यापार, जैसे अपने देश में व्यापार करते हैं ऐसे व्यापार करें। जैसे नेपाल वगैरह के लोग जो भारत में व्यापार करने आते हैं तो उनको ये सब नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो साफ्टा जो है प्रभावी कब हुआ? 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ है, ठीक है। तो
तो ये एक प्रकार से सार्क का। अब सार्क क्या है बेटा, सार्क की अगर बात की जाए बेटा, तो सार्क जो होता है इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और सार्क की स्थापना 1985 में हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसी 1985 यानी सार्क संगठन का एक विस्तारित रूप बना दिया गया साफ्टा। ठीक है, आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। वर्तमान में कुल आसियान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आसियान एक कंट्री मतलब कि एक कई कंट्रियों का समूह है। ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? आसियान, आसियान ए का मतलब होता है आपका एसोसिएशन। ठीक है, यस का मतलब होता है साउथ ईस्ट। ठीक है, यस का मतलब साउथ, ई माने ईस्ट, ए माने आपका क्या होता है? ए माने एशियन और एन माने नेशन, यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसकी स्थापना कब हुई थी पूछेगा, तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है पूछेगा, तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किस घोषणा के तहत आसियान का एक प्रकार से गठन किया गया, स्थापना किया गया, तो बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। इसके सदस्य देश कितने थे जब इसकी स्थापना हुई थी? 10 देश इसमें कुल मिलाकर के शामिल थे। अब प्रश्न यहाँ पर यही पूछा गया है कि आसियान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन। 10 देश कौन कौन से बेटा? पहला देश आपका होगा इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपाइंस, चौथा सिंगापुर, पांचवा थाईलैंड, छठवां ब्रुनेई, सातवां वियतनाम और आठवां आपका जो हो जाएगा लाओस, नौवां म्यांमार और 10वां आपका हो जाएगा कंबोडिया। ये 10 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, हाल ही में तिमोर लेस्ते 11वां देश इसका मतलब 11वां देश सदस्य बन चुका है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन प्रश्न पत्रों में जब भी पूछा जाएगा तो 10 ऑप्शन मिलता है, 10 ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका एक आदर्श वाक्य रहा आसियान का। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है बेटा? आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य रहा आसियान का। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, डब्ल्यूटीओ का कार्य बताएं। डब्ल्यूटीओ का क्या कार्य है? डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के कार्य की अगर बात की जाए तो विश्व आर्थिक नीति निर्माण करना, जनता को सूचना प्रदान करना, सूचना प्राप्त करना, ये सब काम डब्ल्यूटीओ का है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल डी ऑप्शन। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। पहले इसको गैट के नाम से जानते थे, लेकिन 1995 से इसको ठीक है डब्ल्यूटीओ के नाम से जाना जाने लगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। वैश्वीकरण की प्रकृति कौन सी है? वैश्वीकरण की प्रकृति, नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इसकी प्रकृति कैसी बेटा? 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 नंबर का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया तरीके से आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उन्नत प्रौद्योगिकी, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी जो होता है, ये एक प्रकार से ये जरूरी होता है। आपसे अगर ये पूछे कि वैश्वीकरण का मुख्य चालक या ड्राइवर क्या है, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो होता है मुख्य चालक के रूप में काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विकासशील देश पर वैश्वीकरण को नकारात्मकता को बताता है? बताएं, तो वो कौन सा बताता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका ए ऑप्शन, नौकरियों व आय में कमी होती है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण के जहां पर फायदे होते हैं वहीं नुकसान भी होते हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वो विकासशील देशों के छोटे स्थानीय उद्योगों को कड़ी टक्कर देती हैं, जिससे छोटे उद्योग जो है बंद हो जाते हैं और केवल जो है भारत में बेरोजगारी फैलती है, तमाम मशीनें सारा काम ले लेती है, तो इससे क्या होता है? दिक्कत होती है। वैश्वीकरण की वजह से कौन सी असमानता बढ़ती है? अगर प्रश्न पूछे तो आर्थिक असमानता बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, विकसित देशों को वैश्वीकरण से लाभ बहुत मिलता है, सस्ता श्रम हो जाता है, उनको नए नए बाजार मिल जाते हैं अपने माल को बेचने के लिए, कई सारी चीजें हैं। आगे देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका 21 नंबर, डब्ल्यूटीओ किस वर्ष स्थापित हुआ? 1995 में, मैंने आपको बताया था 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 1995 में स्थापना हुई है, 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, पहले इसका नाम गैट था, बाद में जो है इसका नाम और ये 1995 में डब्ल्यूटीओ के नाम से ये आया। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपका 22 नंबर प्रश्न है, एजेंडा 21 एक ग्लोबल प्लान है। एजेंडा 21 की अगर बात की तो संपोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एजेंडा 21 का अर्थ होता है, अच्छा ये 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट के दौरान अपनाया गया था एजेंडा 21 को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये 21वीं सदी से मतलब जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसको 21 एजेंडा 21 कहा गया। यह एक कार्य योजना होती है, ठीक है, एक्शन प्लान है जिसका उद्देश्य है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना
जो है विकास किया जाए, यानी गरीबी, भूख और बीमारी से लड़ने के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाया जाए, यानी पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आए बिना ही विकास किया जाए। तो संपोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 जो है इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर प्रश्न है, संपोषणीय विकास या सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का उद्देश्य क्या है बेटा? 23 नंबर, सतत विकास का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ संतुलित आर्थिक वृद्धि करी जाए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ विथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, नाफ्टा एक व्यापारिक समझौता है। नाफ्टा एक व्यापारिक समझौता है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के बीच में। यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको के बीच में नाफ्टा जो है एक क्या है? व्यापारिक समझौता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है। यह समझौता 1994 ईस्वी में क्या हुआ था? लागू हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसने उत्तरी अमेरिका के इन तीनों देशों के बीच व्यापार की बाधाओं जैसे आयात शुल्क को खत्म कर दिया गया, जिससे इन देशों के बीच सामान का आदान प्रदान जो होता है आसानी से हो जाता है और सस्ता भी पड़ता है, जैसे भारत और नेपाल में भी हो जाता है ये सब चीजें। ठीक है। अब इसके नाम को अपडेट करके नाफ्टा को क्या कर दिया गया? यूएसएमसीए के नाम से जाना जाने लगा है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। इसे 1997 में जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया था, इसीलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो वातावरण गर्म हो रहा है, विश्व जो है गर्माहट की, पृथ्वी गर्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है, उसी को कम करने के लिए ये एक प्रकार से औद्योगिक देशों के लिए एक प्रकार से लक्ष्य रखा गया ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन देश ना करें। और क्योटो प्रोटोकॉल में बेसिकली वातावरण के जो गर्म हो रहा ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हो रही उसी को रोकने के लिए किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न स्टील निर्माण की प्रक्रिया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्टील निर्माण की प्रक्रिया का किसने अनुसंधान किया? स्टील निर्माण की प्रक्रिया का अनुसंधान किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्टील माने इस्पात, इस्पात हिंदी में स्टील को ही कहा जाता है। ठीक है। तो स्टील यानी इस्पात निर्माण की प्रक्रिया का किसने अनुसंधान किया था? तो उनका नाम है हेनरी बेसेमर। हेनरी बेसेमर ऑप्शन नंबर सी में आपके दिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसेमर प्रक्रिया के तहत उन्होंने बताया 1856 ईस्वी में सर हेनरी बेसेमर ने इसे इस्पात बनाने की क्रांतिकारी विधि का आविष्कार माना। ठीक है। और इससे पहले स्टील बनाना बहुत महंगा और धीमा हुआ करता था। जब बेसेमर ने पिघले हुए लोहे में हवा फूंक करके उसकी अशुद्धियों जैसे कार्बन वगैरह को निकाल दिया और तकनीकी खोजी, जिससे स्टील का बड़े पैमाने पर सस्ता उत्पादन संभव हो पाया। इसी आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को नई दिशा दी, जो कि स्टील बनाने की एक प्रक्रिया, एक सस्ती प्रक्रिया हेनरी बेसेमर ने प्रस्तुत करी। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्टेनलेस स्टील के उपयोग से बनाया जाता है। स्टेनलेस 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 स्टील के उपयोग से क्या बनाया जाता है? उससे क्रोमियम का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लोहा एक ऐसी धातु है जिसमें जल्दी जंग लग जाता है, इससे बचाने के लिए इसमें क्रोमियम कम से कम 10 से 15 मतलब कि 10.5%, 10 से 10.5% जो है क्रोमियम मिला दिया जाता है। ठीक है। तो जाकर के आपका स्टेनलेस स्टील का निर्माण हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से जंग ना लगे इसके लिए उसमें क्रोमियम को मिला दिया जाता है। ठीक है। मूर्छा ना लगे जिससे। 28 नंबर प्रश्न देखो महोदय, प्रश्न वर्तमान में यूएसए में स्टील निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? 28 नंबर, वर्तमान में यूएसए में स्टील निर्माण का सबसे प्रमुख जो प्रदेश रहा है वो रहा है पीट्सबर्ग। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, पीटर्सबर्ग जो रहा है ये एक प्रकार से विश्व की इस्पात की राजधानी कहा जाता है पीटर्सबर्ग को। ठीक है। पेंसिल्वेनिया राज्य का पीटर्सबर्ग शहर जो है ऐतिहासिक रूप से अमेरिका का सबसे बड़ा स्टील का जो है केंद्र रहा है, वहां पर स्टील खूब अच्छी तरीके से होता है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रूर घाटी में सबसे बृहत स्टील केंद्र कौन सा? रूर प्रदेश जर्मनी में पड़ता है रूर। ठीक है। जर्मनी का हृदय कहा जाता है रूर को। ठीक है। तो रूर घाटी में सबसे बृहत स्टील केंद्र है आपका ईसेन। ईसेन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ईसेन शहर की घाटी का मतलब इस घाटी का मुख्य केंद्र रहा है। ठीक है। रूर घाटी का यहाँ प्रसिद्ध क्रूप जैसे बड़े औद्योगिक घराने स्थापित हुए, जिन्होंने इसे यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण लोहा और इस्पात उत्पादक क्षेत्र बना दिया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ईसेन। 30 नंबर प्रश्न है, कपास वस्त्र उद्योग सामान्यतः स्थापित होते हैं। कपास माने सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है कच्चा पदार्थ जहां पर मिलता है उसी के आसपास जो है ये स्थापित किए जाते हैं।
ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर आसपास मिल जाते हैं। कपास एक ऐसा कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया के दौरान कम नहीं होता, यानी कि 1 टन कपास से लगभग में 1 टन धागा कपड़ा ही बनेगा। तो कच्चा माल जहां पर रहता है वहीं पर कपास जो है उसकी फैक्ट्री लगती है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बीमा क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपका आ चुका है। प्रश्न, बीमा क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, आईटी का विस्तार होगा, पूंजी संरचना में सुधार भी होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब भारत ने 1991 के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोला तो बीमा क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, वैश्वीकरण का प्रभाव है। वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है। कृषि और वस्त्र क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर, दोनों क्षेत्रों पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ए एंड बी सही होगा, डी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा, ये बात आप ध्यान रखें। कृषि में आप देखते हैं क्या हुआ, कृषि और वस्त्र उद्योग में नई चीजें, नई बीज तकनीकों का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने खेती को आसान बना दिया है, तरीका अच्छा कर दिया है। वस्त्र और ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात की जाए तो भारत अब दुनिया के लिए कपड़े और कार वगैरह जो बनाता है उसका एक प्रमुख उत्पादक केंद्र बन गया। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों जैसे हुंडई, सुजुकी के आने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक नई क्रांति आ चुकी है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वैश्वीकरण शब्द का विकास हुआ। वैश्वीकरण शब्द का विकास, ग्लोबलाइजेशन शब्द का विकास जो है 1980 में हुआ, 1980 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 34 नंबर प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत नीति प्रकाश में आती है, डालती है। आत्मनिर्भर भारत नीति प्रकाश डालती है, तो ये मुख्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर फोकस करती है। मुख्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर फोकस करती है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की जो सोच है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सार्क देशों के साथ भारत का व्यापार सबसे अधिक है। बताएं, सार्क देशों के साथ भारत का व्यापार सबसे अधिक है किन देशों से। भारत में कौन सा ऐसा देश, मतलब भारत के जो सार्क कंट्री, भारत में भी वो है, तो बांग्लादेश और नेपाल से बहुत ज्यादा एक प्रकार से व्यापार होता है भारत में। नेपाल और बांग्लादेश ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। भारत और उनके पड़ोसी देश हैं इसमें शामिल। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 36 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश कपास वस्त्र के पतन का था। ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग जो हुआ उसका पतन क्यों हुआ, उसका क्या कारण था, प्रश्न आप बताने का प्रयास करेंगे। तो उसका पतन क्यों है बेटा, उसका पतन क्यों हुआ उसके लिए बताने का प्रयास करेंगे। 36 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वस्त्र कपास, मतलब कि जो ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग है उसका पतन का कई कारण रहा होगा। ठीक है, 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। कच्चा माल निर्यातक देशों के सूती वस्त्र उद्योग का विकास, इसकी वजह से जो है ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग जो है पतन में रहा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैनचेस्टर में ब्रिटेन में सबसे अधिक मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग किया जाता है। भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ खोली गई थी, तो 1854 में मुंबई में खोली गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका चुका 37 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादक देश। तो विश्व में सबसे अधिक गन्ना जो होता है ब्राजील देश उत्पादित करता है। ब्राजील में गन्ना खूब अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक यानी बेचने के मामले में भी। गन्ने का उपयोग न केवल चीनी बनाने में किया जाता है बल्कि इथेनॉल यानी ईंधन बनाने में भी गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ब्राजील पहले नंबर पर है और भारत भी दूसरे नंबर पर आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गन्ने के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है, ब्राजील का पहला स्थान है। ब्राजील से लोग आते हैं, मैं तो कानपुर में रहा हूँ, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एक संस्था है कानपुर में, कल्याणपुर में पड़ती है, आईआईटी है, और आईआईटी के जस्ट सामने आप देखते हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है। ठीक है, तो कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है राष्ट्रीय सरकारी संस्था, वहाँ पर मैंने कम से कम 2 साल वहाँ पर मैंने हॉस्टल में वहाँ पर रहा हूँ मैं। ठीक है, और वहाँ रहता था मैं, मतलब उसमें काम करता था बेसिकली, ऐसा कहें कि उसमें मैं काम किया हूँ। ठीक है, और खाना बनाने वाला जो काम होता है उसमें मैंने, ठीक है, उसमें खाना बनाने में काम किया हूँ।
तो जब मैं वहाँ पे रहता पढ़ाई के लिए, तो वैसे जेब खर्चा निकालने के लिए मैं वहाँ पर काम करता था, खाना बनाता था। वहाँ पर खाना भी मिल जाता था, रहने के लिए भी फ्री सेवा थी, रहना खाना फ्री था। और जो है थोड़ा पैसा भी मिल जाता था, तो उसमें मैंने काम किया है। तो वहाँ पर जो है, जो जितने भी लड़के जो मिल में जाते हैं नौकरी करने, शुगर टेक्नोलॉजी, शुगर इंजीनियरिंग, एसबीसीसी, सीसीक्यूसी, डीएसपी में तमाम प्रकार के कोर्स होते हैं, जो कि मिल में जो कर्मचारी लगते हैं, अधिकारी बनते हैं, वो उसी में पढ़ करके ही बनते हैं। वहाँ पर ब्राज़ील से, ठीक है, और श्रीलंका से, इसके अलावा ये आपका ना क्या है, नेपाल, भूटान, इन सभी से देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो जिस हॉस्टल में नेपाल, भूटान या विदेशी लोग आते थे, वहाँ पर मैं मेरी ड्यूटी ड्यूटी लगती थी, क्योंकि मैं इंग्लिश वगैरह भी बोल देता था, मतलब थोड़ा-सा कम्युनिकेशन मेरी अच्छी थी। तो वहीं पर मतलब सबसे उसमें मेरी ड्यूटी वहीं पर लग जाती थी कि भई इन लोगों को तुम सँभालो। एक हॉस्टल मिल जाता था, भई इन हॉस्टल में आप जब अपना निपटाओ। ठीक है? तो वहाँ पर मैंने काम किया, तो मतलब वहाँ से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो विश्व में सबसे बड़ा जो एक प्रकार से सबसे बड़ा व्यस्ततम शिपिंग स्टेट कौन-सा है? बताएँ, फटाफट से बताने का प्रयास करें। तो ब्राज़ील जो है, वहाँ से भी लोग रिसर्च करने के लिए भारत में आते हैं, ठीक है? कानपुर में बेसिकली। तो विश्व का सबसे व्यस्त शिपिंग जलडमरू मध्य स्ट्रेट मतलब होता है जलडमरू मध्य, ठीक है? तो मलक्का जलडमरू मध्य जो है हिंद महासागर को प्रशांत महासागर, ठीक है, महासागर यानी दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है ये। दुनिया का लगभग 25% समुद्री व्यापार जो होता है, वो मलक्का जलडमरू मध्य से ही होता है। 38 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मलक्का जलडमरू मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछे मलक्का जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच में है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। तेल परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य कौन सा है? तो हारमुज जलडमरू मध्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे तेल के उत्पाद तेल के लिए। 39 नंबर क्वेश्चन से सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है मिस्र में है, सबसे पहले ये बात जानिए। 1869 में खोली गई थी। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर को लाल सागर से, यानी भूमध्य सागर को रेड सी से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? इसके बीच भारत के बीच दूरी जो है, यूरोप और भारत के बीच की दूरी जो है, इससे 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई भारत की और यूरोप की। अब भारत से व्यापार करना हो यूरोप को, तो सुएज नहर के माध्यम से आराम से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। मिस्र के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और मिस्र के अंडर में ही रहती है ये। ठीक है? ये बात आप ध्यान रखें। अच्छा, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सुएज नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो पोर्ट सईद नाम का एक बंदरगाह है, वहीं पर स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। दी न्यू सिल्क रोड किस आधुनिक मूलभूत प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करती है? तो ये एक प्रकार से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी आरबीआई जो है बीआरआई परियोजना को आधुनिक रेशम मार्ग कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 40 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, चीन बेल्ट एंड रोड शुभारंभ। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अच्छा, बीआरआई परियोजना किस देश की पहल है? तो चीन की पहल है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्राचीन रेशम मार्ग जो था सिल्क रोड, मुख्य रूप से किस वस्तु के लिए व्यापार किया जाना था? तो वो चीनी रेशम के व्यापार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 41 नंबर प्रश्न आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है, कौन सा संगठन भारत की विदेश नीति को चलाता है? तो कौन सा संगठन चलाता है बेटा? तो संगठन है आपका एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, भारत की विदेश व्यापार नीति कौन चलाता है? तो कौन चलाता है इसमें से? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर होगा, 41 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो डीजीएफटी के द्वारा किया जाता है, बेसिकली जी है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कहा जाता है इसको। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन से, मेक इन इंडिया के शुभारंभ का उद्देश्य, मेक इन इंडिया का शुभारंभ का उद्देश्य जो रहा है, ये उद्देश्य क्या रहा है बेटा? 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, यानी विनिर्माण क्षेत्र और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों के लिए बी एंड सी करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो चक्रों से बना हुआ एक शेर जो है मेक इन इंडिया का लोगो है। ये बात यानी चक्रों से घिरा हुआ एक शेर रहता है बीच में। ठीक है, इसका लक्ष्य जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा करके जो है कितना करना किया गया है, कितना किया जाना है? तो 25% जो है बढ़ाना की बात करी गई है, यानी कि जो है विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में 25% हिस्सा होना चाहिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी मेक इन इंडिया की? 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको किया गया था। 3 मुख्य लक्ष्य थे, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की जाए, ठीक है, और रोजगार पैदा किया जाए और भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाया जाए। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत का शीर्ष निर्यात
तो चलिए इसको समझ लें। औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत जो है ये 1909 में आया था, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अल्फ्रेड वेबर ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपागम को वेबर के द्वारा बताया गया था? तो अल्पतम मूल्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हो, लास्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका, ए वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में विश्वास किया। 99 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर का सी ऑप्शन, ठीक है। दोनों कच्चा पदार्थ और परिवहन और श्रमिक प्रभाव दोनों को, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है किसने औद्योगिक सिद्धांत में सामूहिकरण की भूमिका को आत्मसात किया? 100 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अल्फ्रेड वेबर, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया है, इसका आंसर की भी आपको मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग हमारे से जुड़ जाए, देर ना करें बिल्कुल भी। और आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है इन सभी चीज़ों का, तो आप एसएमएस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 9984 039 139 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। कई पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आराम से आप पढ़ लीजिएगा। इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। फोर्थ सेमेस्टर का फीस केवल और केवल 100 रुपये रखी गई है सभी सब्जेक्ट की। इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत सभी का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा विथ आंसर सीट, यानी आंसर भी साथ में रहेगा। और जो लिखने वाला पेपर होगा, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, उसका भी पीडीएफ नोट्स मिलेगा और इसका भी पीडीएफ नोट्स मिलेगा। आपको किताब या सीरीज से कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से हमें प्यार दुलार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।